हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस की जो हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज उसका सेकंड चैप्टर होगा और सेकंड चैप्टर है हमारे पास में इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हमने एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज डिस्कस की थी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमने क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने आए उन चैलेंजेस को डिस्कस किया है। 3 चैलेंजेस रहे थे हमारे पास में। कौन कौन से चैलेंजेस रहे थे? जो हमारे पास में शेप ऑफ द कंट्री, टू शेप द कंट्री की हम कैसे इंडिया की हमारे पास में शेप देंगे, कितने हम स्टेट्स बनाएंगे, कितनी यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे, कैसे हम प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडिया के अंदर ऐड ऑन करेंगे। दूसरा चैलेंज था हमारा डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी को कैसे स्टेब्लिश करेंगे। थर्ड चैलेंज था हमारे पास में डेवलपमेंट का कि हम हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि पार्टीशन के टाइम कौन कौन सी हमारे पास में रीजंस रहे हैं पार्टीशन के, और पार्टीशन करते टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी। जो 4 चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने कंसिक्वेंसेस देखे थे पार्टीशन के। उसके बाद हमने देखा था गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही थी पार्टीशन को लेके और कैसे हम आगे मतलब गवर्नमेंट कंट्री को आगे लेके कैसे चलना चाहती है। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट कैसे बनाएगी। इसके अंदर हमने देखा था कि फ्लेक्सिबल अप्रोच थी गवर्नमेंट की। उसके बाद में हमने 2 प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद और मणिपुर को डिस्कस किया था। इसके अंदर हैदराबाद के अंदर हमने निजाम्स को डिस्कस किया था, रजाकार्स को डिस्कस किया था, मणिपुर के राजा का नाम देखा था हमने। उसके बाद में हमने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन देखा था जो 1953 में बनाया गया था, जिसका एक्ट 1956 में आता है और हमारे पास में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास में बनती है। तो ये एक आपका क्विक रिकैप हो गया चैप्टर फर्स्ट का, जिसके अंदर हमने ये चीजें डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर का नाम है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हुए, इलेक्शंस कंडक्ट करवाते टाइम कौन सी समस्याएं आई, इंडिया ने उसको किस तरीके से ओवरकम किया, और हमारे पास में 3 जनरल इलेक्शंस को इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आप The challenges of nation building covered in the last chapter was accompanied by the challenges of instituting democratic politics. इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर, the establishment of a system of free and fair elections, the dominance of the communist party in the years immediately after independence, and the emergence of opposition parties and their policies. कि opposition parties का क्या रोल रहा, उसने हमारे पास में किस तरीके से इंडियन कांग्रेस को मजबूत बनाया है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वही अप्रोच रहेगी हमारी। सबसे पहले मैं आपको वर्बली चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, आपको वो अच्छे से सुनना है। जो भी उसके अंदर चीजें हाइलाइट्स हैं आपको एक बार वो देखना है कि कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें हम लाइट में लेके चल सकते हैं, कौन सा जो हमारे पास में मेजर सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस आपके कवर अप होंगे। इस चैप्टर को होलिस्टिकली हम कवर अप करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड के हैं, जितने भी हमारे पास में गूगल पे अवेलेबल है, आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सारों की हमारे पास में आपको आंसर साथ मिल जाएंगे कि क्या क्या चीजें उस टाइम पे रही थी। ठीक है, शुरू करते हैं। इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, हमने इसके अंदर चैलेंजेस को डिस्कस कर लिया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फेस्ड विद जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, फेस्ड विद सच सीरियस चैलेंजेस लीडर्स ऑफ मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड एंड देयर कंट्री कुड नॉट बी अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। देखिए उस टाइम पे काफी सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी और एक कंट्री डेमोक्रेसी को अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है, उस टाइम पे ये एक डिबेट का मुद्दा था। क्योंकि आप देखोगे कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास राइट्स होते हैं, क्रिटिसाइज करने के हमारे पास में राइट्स होते हैं कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए अकाउंटेबल है। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर होंगे, गवर्नमेंट चुन के आएगी, उसके बाद में उसको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी, वो एक टाइम का हमारे पास में मेजर चैलेंज था कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रही है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं कर रही है। तो देखिए इसके अंदर, faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. कुछ लीडर्स को लगा कि डेमोक्रेसी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी, ये जो लाइन यूज की गई है, डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्यों यूज की गई है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास राइट्स होते हैं, मीडिया होती है हमारे पास में, ओपन जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी कर सकती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस को स्टक डाउन भी कर सकती है। तो एक कंट्री डेमोक्रेसी को अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी,
पाएगी। उसी के पास हम रीजंस देखते हैं कि कई सारी चीजें अगर आप इंडिपेंडेंस कई चीजों को दोगे तो वो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगी, तो क्या वो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इन अपोजिशन को टारगेट कर सकती है, इनको अंदर सहम सकती है और उन चीजों को लेके चल सकती है या नहीं चल सकती है। ये हमारे पास में कुछ रीजंस हैं। The conditions in India were not very different, but the leaders of the newly independent India decided to take the more difficult path. हमारे पास उस टाइम की लीडर्स ने क्या चूज किया? डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को चूज किया, जिसकी वजह से आज तक भी हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है। क्योंकि उस टाइम पे लीडर्स ने ये नहीं सोचा कि हम डिक्टेटरशिप ले आते हैं या फिर मिलिट्री रूल ले आते हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को कंटेन कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब आप कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करोगे, लोगों के पास राइट्स होंगे, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपकी फर्दर स्ट्रेंथनिंग होगी गवर्नमेंट की। ये जो आपको रीजंस है हमारे पास में कि डेमोक्रेसी कैसे सस्टेन करती है अपोजिशन पार्टीज को, ये चैप्टर के एंड होने तक आपको सब क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। They did not see politics as a problem and they saw it as the way of solving the problems. उन्हें पॉलिटिक्स प्रॉब्लम नहीं लगी, जबकि उन्हें ये लगा कि पॉलिटिक्स की सहायता से हम जो भी हमारे कंट्री के अंदर समस्याएं हैं हम उनको रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अब देखो, लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। यू वुड रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और हमने इनेक्ट कब किया है कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 जनवरी 1950 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन द इफेक्ट हमारे पास में किस टाइम पे आया है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जिसको हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। उसी टाइम हमारे पास में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन द जनवरी 1950। देखो, जनवरी 1950 को हमारे पास में इलेक्शन कमीशन को बनाया है, जिसके फर्स्ट चीफ हमारे पास में कौन रहे हैं? सुकुमार सेन रहे हैं। सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जनवरी 1950 को बनाया गया है, और उसके हमारे पास में फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कौन थे? हमारे पास में इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, जनवरी 1950 के अंदर बनाया गया है। और इसके अंदर कोई भी चीज पेज के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि जो आपको फैक्ट बेस से आपको ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब देखो, ये है इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करोगे, उनको याद रखने की कोशिश करोगे। But the election commissioner discovered that it was not going to easy to hold a free and fair elections in a country of India's size. देखिए, अगर हमने जनवरी 1950 को हमारे पास में इलेक्शन कमीशन बना दिया है, और इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में जब हम देखते हैं कि 1950 की एंडिंग में शुरू हुए हैं और 1952 की स्टार्टिंग में इलेक्शंस हमारे पास में खत्म हो रहे हैं, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि 1950 का पूरा हमारे पास में टाइम चला गया, जनवरी में हमने इलेक्शन कमीशन को बनाया, उसके बाद में 51 का पूरा साल चला गया। तो ये टाइम, इतना ज्यादा टाइम इलेक्शन कंडक्ट करवाने में क्यों लग गया कंट्री के अंदर? तो आप एक बार सुनिए, जब इलेक्शन कमीशन हमारे पास में बनाया गया था 1950 के अंदर, उसके बाद में जैसे ही उसने अपना प्रोसेस शुरू किया कि हमें अब इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास में काफी सारी चीजें चाहिए, हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें? आप देखोगे, कंस्टिट्यूएंसीज चाहिए हमें सबसे पहले, कि कंस्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन अच्छे से हो रखा हो। जैसे आज के टाइम पे जब हम देखते हैं किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से इतने सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो वो कंस्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन तो अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो इतने लंबे टाइम से हमने देखा कि 1947 से शुरू हुआ है, फिर 1953 के अंदर आंध्रा बन रहा है, फिर 1966 के अंदर और भी बन रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स हमारे पास में निकल के आ रहे थे। तो आपको वो कंस्टिट्यूएंसीज भी डिमार्केट करनी है, आपको इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने हैं, आपको लोगों के लिए अवेयरनेस जागृत करनी है कि भाई लोग जो हैं वो वोटिंग का पार्ट बने, ठीक है, वोट डालने आए लोग। और दूसरा, अगर हमारे पास में कैंडिडेट्स का नाम अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारे पास में देखो आगे जाके हमने ये समस्या भी देखी है कि जो वुमेन है उनके नाम इस तरीके से थे कि ये इनकी वाइफ है, ये इनकी बेटी है, ये डॉटर है, ये इनकी वाइफ है, तो जो उनका प्रॉपर नाम था वो ही नहीं था हमारे पास में। तो इतनी सारी चीजें हमें तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। कंस्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट करना है, लोगों को प्रिपेयर करना है, जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे उन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देनी है कि आपको इलेक्शंस इस तरीके से कंडक्ट करवाने हैं। तो जो ये रीजंस रहे थे जो हमारे पास, इन रीजंस की वजह से हमारा इतना डिले हुआ इलेक्शंस में। अभी ये प्रॉब्लम्स देखेंगे हम कौन कौन सी रही हैं। देखो, holding an election required delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituencies, कि जो constituencies हैं उनको डिमार्केट करना है। उसके बाद में फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये होगी, देखो, it also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens। दूसरी हमें लिस्ट तैयार करनी है, list of all the citizens।
Both these tasks took a lot of time, and when the first draft of the electoral rolls was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakhs women, देखो 40 लाख औरतों के नाम हमारे पास में इस तरीके से हैं, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जिन्हें हम क्या चाहिए, अभी फिलहाल हमें प्रॉपर नाम चाहिए उनका. They were simply listed as wife of or daughter of. The election commission refused to accept these entries and ordered a revision if possible and deletion if necessary. Preparing for the first general election was a mammoth exercise. The election on this scale had been conducted in the world before. इस लेवल पे जैसे हमने देखा कि इंडिया का जो हमारे पास में लेवल है, जितना कॉन्टिनेंटल साइज है इसका, इतनी वास्ट मेजोरिटी इसके अंदर रह रही है, इतने सारी इसके अंदर डाइवर्सिटी है, तो उन सभी कंट्री के अंदर, जो कंट्रीज के अंदर जिसके अंदर इतनी डाइवर्स कल्चर रह रहा है, तो इतने मास लेवल पे इलेक्शन क्या हो रहे थे उस टाइम पे, पहली बार हो रहे थे. और इतनी हमारे पास में देखा कि इलिटरेसी है, लोग अनपढ़ हैं, लोगों को हमारे पास में समझ में, उनको ये यकीन दिलवाना कि इलेक्शन आपकी कंट्री के लिए अच्छा होगा और आपको वोट डालने आना है, इस तरीके से अवेयरनेस पैदा करना उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था. उसके बाद हम देखेंगे नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड बीन एवर कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर. इस पूरे संसार में, मतलब हमारे पास में इस मास लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए थे उस टाइम पे. एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, 17 करोड़ हमारे पास में एलिजिबल वोटर्स थे, हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3200 एमएलएज. 3200 एमएलएज को उन्हें इलेक्ट करना था और हमारे पास में 489 मेंबर्स को इलेक्ट करना था. ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर इलिटरेट. सिर्फ 15% हमारे पास में वो जो लोग हैं वो क्या है, पढ़े लिखे हैं, जिन्हें हम उनका उनका यूज कर सकते हैं, उनको हमारे पास में ट्रेन दे सकते हैं. आप ये देखिए ना कि अगर हमें इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो हमें ट्रेनिंग देने के लिए भी तो हमारे पास में एलिजिबल होने चाहिए बंदे, जिनके पास हमारे पास में इस लेवल की नॉलेज हो, जिनको हम ट्रेन कर सकें और वो कंट्री के अंदर मास लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकें. वही हमने देखा कि सिर्फ 15% ही लोग हैं जो हमारे पास में लिटरेट हैं. Therefore, the election commission had to think of some special methods of voting, and the election commission trained over 3 lakh officers. Election commission ने हमारे पास में 3 lakh officers को ट्रेन किया है. ये आपको ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे ही एक क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, कि उस टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाना क्यों मुश्किल हुआ, क्या क्या हमारे पास में चैलेंजेस सामने आए हैं, ये सब हमने चैलेंजेस देख लिए हैं इसके अंदर. आगे चलते हैं हम, आगे क्या है, आगे देखो. इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री. आगे देखिए इसके अंदर, इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री. Till then, democracy had existed only in the prosperous countries, mainly in the Europe and the North America. उस टाइम पे हमारे पास में डेमोक्रेसी अगर कहीं स्टैब्लिश थी तो वो डेवलप्ड नेशंस के अंदर थी. जैसे हमने देखा यूरोप के अंदर हो गया, हमारे पास में अमेरिका के अंदर हो गया. तो उस टाइम पे देखोगे आप 1947 के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिली है, 48 को चाइना में मिली है. ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो एशिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो उस टाइम पे कंट्रीज को हमारे पास में फ्रीडम मिली थी, उस लेवल पे लोगों ने मतलब डेमोक्रेसी को ऑप्ट करने के लिए इतनी बार सोचा है कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर पाएंगे हमारी कंट्री के अंदर या नहीं कर पाएंगे. क्यों, देखो हमें, अगर हमने फर्स्ट स्टेप जो डेमोक्रेसी का होता है इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, जब हमें उस फर्स्ट स्टेप के अंदर ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो डेमोक्रेसी के तो और भी प्रिंसिपल्स हैं. आपको इक्वालिटी भी चाहिए, आपको सेक्युलरिज्म भी चाहिए, आपको हमारे पास में लोगों के पास राइट्स भी होने चाहिए, स्टेट को डीपीएसपी भी परफॉर्म करनी है, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए. तो ये सभी मेजर्स हैं जिसके चलते हमारे पास में कंट्री क्या कर रही थी, पीछे हट रही थी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए अपनी कंट्री के अंदर. लेकिन इंडिया ने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स आई थी उनको अच्छे से मैनेज किया. जैसा हम देख रहे हैं कि 3 लाख ऑफिसर्स को भी हमारे पास में उस टाइम पे ट्रेनिंग दी है. अब आगे देखिए, पुअर एंड इलिटरेट कंट्री. टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रोस्परस कंट्रीज, मेनली इन द यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही हमारे पास में एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, इस पेज पे हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट था हमने कवर अप कर लिया है. जो हमारे पास में, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो फर्स्ट जो ये पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आपको इसको अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ना है. आगे देखिए, चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग, ये हम कर लेंगे. ये थोड़ा सा एक बार ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं. अब देखो इसके अंदर
द इलेक्शंस हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस। देखो 2 बार इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो चैलेंजेस फेस हम कर रहे थे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में, उनको ओवरकम करने में हमारे पास टाइम चाहिए हमें। मतलब लोगों को हमें ट्रेनिंग भी देनी ही है, तो वो सब कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को भी डिमार्केट करना है। और जो 40 लाख वुमेन्स हमने देखा कि जिनका नाम हमारे पास में इजीली हमें नहीं मिला है कि भाई उनका ओरिजिनल नाम क्या है, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए द इलेक्शंस हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम द अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। इस टाइम पे हमारे पास में ये डेट आप याद रखोगे, आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइम पे हमारे पास में इलेक्शंस कंडक्ट हुए। From this election is referred to as the 1952 election since most parts of the countries voted in the January 1952 के अंदर। हमारे पास में लोगों ने सबसे ज्यादा वोटिंग जो हमारे पास में किस टाइम पे हुई है, जनवरी 1952 के टाइम पे हुई है, इसीलिए हम इसको 1952 का इलेक्शन बोलते हैं। It took 6 months of the campaigning and polling and countries to be completed। उसको कंप्लीट करने में हमारे पास में टाइम लगा है। आगे आप देखोगे, आगे देखो, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। जैसे ही इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, सबसे ज्यादा जरूरी इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में लूजिंग कैंडिडेट है वो उसको एक्सेप्ट करे कि इलेक्शंस जो है वो फेयर तरीके से हुए हैं और मैं मान रहा हूं कि मैं हार गया हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा डेमोक्रेसी के अंदर। और उस टाइम पे जो भी लीडर अपोजिशन में थे, जो हमारे पास में कुछ वोट से हार गए थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि वोट्स जो है हमारे पास में फेयरली इलेक्शन हुए हैं और उसका हिसाब से क्या हुए हैं, उन्हें इजीली एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मैं हार चुका हूं। और इसी तरीके से यही तो होती है डेमोक्रेसी। आगे देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम दैट देयर इज यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडेम्ड देमसेल्व्स एडमायरली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि पूरे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब इस ऐसे इलेक्शन, इतने मास लेवल पे इलेक्शन और ऐसी कंट्री जो अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है जिसे, उसने बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाए हैं। 1952 became a landmark in the history of a democracy all over the world, and it was no longer possible to argue that democratic elections could not be held the conditions of the poverty and the lack of education। और लोगों ने ये माना कि हमारे पास में lack of education अगर कहीं है, कहीं पे हमारे पास में poverty है, वहां भी इलेक्शंस अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया इसका बेहतरीन एग्जाम्पल बना। हमने इलेक्शंस कंडक्ट करके दिखाए, जो भी हमारे पास में चैलेंजेस आए थे हमने उनको ओवरकम किया और इजिली हमने कंट्री के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। ठीक है, इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमारे पास में क्या एग्जांपल निकल के आया है कि जब इंडिया जैसी कंट्री, जिसका हमारे पास में इतना ज्यादा एरिया है, इतनी ज्यादा डाइवर्स कल्चर है, इतनी ज्यादा डाइवर्स रिलीजन के लोग रह रहे हैं, इतनी पावर्टी है, इतनी इलिटरेसी है लोगों के बीच में, फिर भी अगर वो इलेक्शंस कंडक्ट करवा पा रही है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड में क्या बना, एक बेहतरीन एग्जाम्पल बना। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई आपका। और यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में पैराग्राफ था चैप्टर के अंदर कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाना किसी कंट्री के अंदर कैसे जरूरी है और कैसे इंडिया ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं, ये हमने देख लिया है। आगे चलते हैं, अब हम आगे क्या पढ़ना है। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। अब देखेंगे हम कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हुए हैं और कांग्रेस ने क्या रोल प्ले किया है हमारे पास में 3 जनरल इलेक्शंस में। देखो, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हमारे पास में कब हुए हैं, 1952 के अंदर। उसके बाद में सेकंड जनरल इलेक्शन कब हुए हैं, 1957 के अंदर। उसके बाद में थर्ड जनरल इलेक्शन कब कंडक्ट हुए हैं हमारे पास में, 1962 के अंदर। इन तीनों जनरल इलेक्शन के अंदर हमारे पास में कांग्रेस की डोमिनेंस रही है। मतलब कांग्रेस ने हमारे पास में सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई है। जो ये मेजोरिटी है कांग्रेस की, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कांग्रेस ने 3 लगातार हमारे पास में 3 जनरल इलेक्शंस तक 15 साल तक बेसिकली कैसे अपना रोल प्ले किया है, कैसे उसने अपोजिशन पार्टीज को अकोमोडेट किया है और कैसे इतनी कंट्री की जो डाइवर्स कल्चर है उसको एक्सेप्ट किया है। इजिली उसके अंदर हमारे पास में मिलजुल के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं और फिर कांग्रेस पार्टी जीत के भी आई है हर इलेक्शन के अंदर। ये चीज हम देखने वाले हैं। देखो, when the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many, and the party won 364 of the 489 seats. फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर हमने क्या देखा है कि भाई कांग्रेस को 364 सीट्स मिली है। 364 सीट्स कितने में से, 489। ये थोड़ा सा फैक्ट भी आप याद रखोगे कि कांग्रेस को कितनी सीट्स मिल रही हैं इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीट्स वोन ओनली 16 सीट्स। इसमें आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं कि कांग्रेस पार्टी को 364 सीट्स मिली थी 489 में से, और कम्युनिस्ट पार्टी को हमारे पास में 16 सीट्स मिली है। ठीक है, 364 सीट्स मिल रही है। इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास में ये था। नेक्स्ट देखिए, आपने
ये इन्होंने क्या दे रखा है, मैप दे रखा है कांग्रेस डोमिनेंस 1952 से 1967 के अंदर, स्टेट्स रूल्ड बाय द कांग्रेस। देखो इतने सारे, हमें सारा येलो ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, सारे पे हमारे पास में क्या रहा है, कांग्रेस का दबदबा रहा है। एक केरला का हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जो हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर भी देख लिया है कि कांग्रेस को 16 सीट्स मिल रही है। ऐसे ही हम सेकंड जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी की देखेंगे कि कितनी सीट्स मिल रही है। ये हमारे पास में मैप हो गया। आगे देखो, इसके अंदर देखो अब, इट वॉन अ मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रावणकोर कोचीन पार्ट ऑफ द टूडेज केरला। ठीक है, और जो हमारे पास में ये रीजन था, इस रीजन को छोड़ के, इस रीजन को छोड़ के द स्टेट्स एक्सेप्ट त्रावणकोर कोचीन पार्ट ऑफ द टूडेज केरला। त्रावणकोर और कोचीन जो हमारे पास में केरला है, ये त्रावणकोर और कोचीन एरिया था जिसे हम आज केरला का पार्ट मानते हैं। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। उन्होंने हमारे पास में अलायंस बना के यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस की, जब हम ये बोलते हैं कि कांग्रेस की डोमिनेंस रही है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एट लुक एट द इलेक्टोरल मैप ऑन द प्रीवियस पेज, ये हमने देख लिया मैप को। None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of the seats won by the Congress। किसी भी अपोजिशन पार्टी को हमारे पास में 1/10 सीट भी नहीं मिली है जितनी कांग्रेस को मिली है। ये भी एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। In the state assembly elections, the Congress did not get majority in a few cases. The most significant of these cases was in the Kerala in 1957 when a coalition led by the CPI formed the government। हमारे पास में हमने देखा था कि 1952 के इलेक्शंस में सीपीआई को 16 सीट मिल रही है, लेकिन 1957 का इलेक्शन हुआ था जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हमारे पास में कितनी सीट्स मिली थी, 60 सीट्स मिली थी, जिससे उन्होंने केरला के अंदर गवर्नमेंट बना ली थी। ठीक है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ द एवरी 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। देखो ये लाइन बहुत जरूरी है, यहाँ इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। उसे वोट्स जो है वो ज्यादा नहीं मिले हैं, उसे सीट्स ज्यादा मिली है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्या सिस्टम है, हमारे पास में एफपीटीपी सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंदर ये होता है कि जिसको जितने ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, अगर मान लो, ये इसका एग्जांपल देखते हैं हम, कि अगर मान लो एक बंदे को 17 वोट मिले हैं, दूसरे को 16 मिले हैं, इसको 15 वोट मिले हैं, तो जो बंदा जीतेगा वो कौन जीतेगा, जिसके पास 17 वोट्स आए हैं हमारे पास में, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं उसको हम इलेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसीलिए हमने क्या देखा है कि सीट्स जो है हमारे पास में हर चार में से 3 सीट्स कांग्रेस को मिल रही थी, लेकिन उसको वोट्स ज्यादा नहीं मिल रहे थे। वोट्स ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे थे, मान लो 4-5 कैंडिडेट अगर किसी सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोट्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना, कुछ वोट्स यहाँ पे चले गए, कुछ वोट्स यहाँ पे चले गए। इसको तो हमारे पास में मान लो कि 17 वोट ही मिल रहे हैं, इसको तो मेजोरिटी तो नहीं मिल रही है ना, कि इसको ये तो नहीं है कि भाई 51% वोट्स मिलने के बाद ही बंदा जीता है, इसको तो सिर्फ 17% भी अगर वोट्स मिल रहे हैं ना तो भी ये बंदा जीत गया है, क्योंकि दूसरों को कम मिले हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को, हमारी कंट्री के अंदर हमारा इलेक्शन सिस्टम ही ऐसा है कि जिस बंदे को ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसको हम इलेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में तो जो वोट्स का हमारे पास में पार्शन है, वोट्स का जो पोर्शन है वो हमारे पास में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक बंदा जीत के आ रहा है उसको सिर्फ हमारे पास में मैक्सिमम दूसरों से मेजोरिटी में चाहिए, दूसरों के उससे कम होने चाहिए, जबकि ये जरूरी नहीं है कि उसके पास में मिनिमम 51% वोट होने चाहिए। इस रीजन की वजह से हम क्या देख रहे हैं, इस रीजन की वजह से कांग्रेस won 3 out of the every 4 seats but it did not get even half of the votes. In 1952 for example the Congress obtained 45% of the total votes but it managed to win 74% of the seats। कि हमने क्या देखा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को 74% हमारे पास में सीट्स मिलती हैं, लेकिन उसको वोट्स कितने मिले हैं, सिर्फ 45% मिले हैं। ठीक है, 45% ये क्यों मिले हैं, क्योंकि हमारे पास में अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली वोट्स डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से जिसको मेजोरिटी में वोट्स मिलेंगे वो बंदा जीत जाएगा और उसकी हो जाएगी वो सीट्स, इसीलिए सीट्स ज्यादा हैं, वोट का पोर्शन हमारे पास में कम है, क्यों, एफपीटीपी सिस्टम की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो, इन द सिस्टम ऑफ द इलेक्शन
फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है। इन द सिस्टम ऑफ द इलेक्शन दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन अवर कंट्री द पार्टी हेड गेट्स मोर वोट्स देन अदर टेंड्स टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वर्कड इन द फेवर ऑफ द कांग्रेस। इफ वी एड अप द वोट्स ऑफ द ऑल नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। ये लाइन क्या जरूरी है हमारे पास में, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वर्कड इन द फेवर ऑफ द कांग्रेस, यही हमारे पास में कांग्रेस के फेवर में काम हुआ है। इफ वी एड अप द वोट्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। जो हमारे पास में नॉन कांग्रेस, हमारे पास में जितने नॉन कांग्रेस वाले कैंडिडेट्स को वोट मिले थे वो उनसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हमारे पास में इंडिया का सिस्टम इस टाइप से है कि जिसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, अगर 13 से अगर ज्यादा हमारे पास में किसी के पास 14 वोट्स हैं तो वो बंदा जीत जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर उसके पास में 50% वोट गए हैं या फिर 51% वोट गए हैं, अगर उसके पास लोगों से ज्यादा होने चाहिए उसके पास वोट्स। आगे ये बात समझ में, फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम की वजह से इस तरीके का हमारे पास में सेटअप इंडिया के अंदर अब तक भी चलता आ रहा है। ठीक है, आगे चलिए। ये इन्होंने एक मैप वो डाल रखा है न्यूज का पोर्शन। ये जो हमारे पास में पार्टीज हैं इनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। कम्युनिस्ट विक्ट्री, चलो तो इन्होंने कम्युनिस्ट उसके बारे में ही दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। देखो 1957 के अंदर हमारे पास में जब इलेक्शंस हुए थे, द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन द केरला इन द असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन द मार्च 1957। द कम्युनिस्ट पार्टी won the largest number of seats in the Kerala legislature. The party won 60 of the 120 seats. हमने क्या देखा है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीट्स मिल रही हैं सेकंड जनरल इलेक्शन में 126 सीट्स में से। देख रहे हो, यह हमारे पास में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मेजोरिटी में निकल के आई है एंड हैड द सपोर्ट ऑफ द 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का उसके पास सपोर्ट है। द गवर्नमेंट इनवैलिड ईएमएस नंबूरीपद द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी टू फॉर्म द मिनिस्ट्री एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अ कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। देखिए आप, कम्युनिस्ट पार्टी चूज होके आई है केरला के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू। ये हमारे पास में उस टाइम पे उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई थी। ये लीडर का नाम याद रखोगे। कितनी सीट्स हमारे पास में कांग्रेस को मिली है, 60 सीट्स मिली है 126 में से। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इन 1959 के अंदर हमारे पास में कांग्रेस ने क्या किया, द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द केरला अंडर आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और वहां पे वहां की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया 1959 के अंदर। ये हो गया क्लियर। ये हमारे पास में कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला के बारे में एग्जांपल दे रखा था। आप एक बार पेजेस वाइज हम पढ़ लेते हैं कि किसके अंदर क्या है। जो एनालिटिकल पार्ट है वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर आप क्या चीजें टारगेट कर सकते हो। आगे देखिए चलिए, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में दे रखा है, ये हम बना लेंगे। अब देखो नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस डोमिनेंस वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। हमने देख लिया कि 1951 के जो 1952 के इलेक्शंस थे उसमें हमारे पास में कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली हैं। उसी टाइम पे तो सिर्फ कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 16 सीट्स मिली थी। लेकिन जो दोबारा इलेक्शंस हुआ 1957 का, उस टाइम पे हमारे पास में कितनी सीट्स मिली है कम्युनिस्ट पार्टी को, 60 सीट्स मिली हैं और उसके अंदर केरला के अंदर गवर्नमेंट भी बना दिया है। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कांग्रेस की डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। हमने सीट्स के मैकेनिज्म में कि भाई कांग्रेस की डोमिनेंस अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा। आगे हम देख रहे हैं नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस कि कांग्रेस का हमारे पास में क्या नेचर था उस टाइम पे। ये उनका सिंबल है भाई कांग्रेस का उस टाइम पे। अब देखोगे, देखो वन पार्टी डोमिनेंस, बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस। उन्होंने जो लास्ट में ये लाइन डाल रखी थी, देखो जो भी, अगर वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को डिस्कस कर ले हम कि वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। इसकी ये आपका हमारे पास में क्वेश्चन बन सकता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम, इसकी इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो हमारे अगर कांग्रेस जो हमारे पास में डोमिनेंस के अंदर रही है 3 जनरल इलेक्शंस तक, तो हम क्या देखते आ रहे हैं कि इंडिया का जो कल्चर है ना उसके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्योंकि हमने देखा कि अपोजिशन पार्टीज भी थी। जो ये पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, हमारे पास में स्वतंत्र पार्टी होगी, हमारे पास में सोशलिस्ट पार्टी होगी, मतलब पार्टीज बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर। और लेकिन इलेक्शंस
लड़के हमारे पास में जीत के कौन आ रहा है, कांग्रेस जीत के आ रही है लगातार 3 बार। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को अलो कर रहा है कि पार्टीज और भी एग्जिस्ट हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है टाइप से कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के थ्रू जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जीत के आई है, इसकी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं, हमने चाइना का एग्जाम्पल देखा, चाइना के अंदर हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वही हर बार जीत के आ रही है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही एक पार्टी को अलो कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाह रहा है कि सिर्फ एक पार्टी ही चाइना के अंदर रहे और वही जीतती रहे। इसी प्रकार से हम मेक्सिको का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मेक्सिको के अंदर क्या है, देखो मेक्सिको के अंदर एक हमारे पास में डोमिनेटिंग पार्टी है, और जो डोमिनेटिंग पार्टी है ना वो ऐसी टैक्टिक्स यूज कर रही है कि जो कोई अपोजिशन अगर आना चाहता है ना तो वो उसे आने नहीं देती है। वो मान लो कि भाई गलत तरीके से इलेक्शंस जीत के आ रही है लेकिन पार्टी में वही रह रही है, ठीक है, जो हमारे पास में गवर्नमेंट जो है वो एक ही पार्टी बना रही है। इसीलिए हमने क्या देखा, इसी टाइप से अगर आप म्यांमार का एग्जाम्पल डिस्कस करोगे, आप जैसे उन्होंने इसका एग्जाम्पल देखा है म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया, इनके अंदर हमारे पास में क्या है, मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल की वजह से एक ही टाइप की पार्टी है वो पावर के अंदर रह रही है। तो हमने क्या देखा, वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी पार्टीज को अलो कर रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद जो एक पार्टी जो है जीत के आ रही है कंटिन्यूअसली, उस एक ही पार्टी ने हमारे पास में डोमिनेंस बना के रख रखी है। मतलब लोग ही चाहते हैं कि वो एक पार्टी हमारे पास में पावर में रहे, जब तक लोग चाहेंगे वो पार्टी पावर में रहेगी, जब लोग नहीं चाहेंगे कि अगर मान लो किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी को वोट देंगे तो वो पावर में आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वन पार्टी सिस्टम हमारे पास में क्या होगा, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही एक पार्टी को अलाउ कर रहा है। जैसे हमने चाइना का एग्जांपल देखा कि चाइना के अंदर सिर्फ एक पार्टी रह रही है। इसी तरीके से अगर जैसे म्यांमार हो गया, हमारे पास में बेलारूस हो गया, जहां पे मिलिट्री एक्शंस की वजह से एक पार्टी अगर सस्टेन कर पा रही है तो वो क्या होगा, वन पार्टी सिस्टम। हमने इसके अंदर लोगों की एस्पिरेशंस का डिफरेंस है। देखो, अगर लोग एक पार्टी को पावर में रखना चाह रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि भाई दूसरी भी पार्टीज आ सकती हैं, लोग अगर एक पार्टी को पावर में रखना चाह रहे हैं, वो होगी वन पार्टी डोमिनेंस, जो हमने कांग्रेस का देखा। और जहां लोग ही चाहते हैं कि भाई अपोजिशन पार्टीज हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पार्टी का हमारे पास में फेवर में जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वन पार्टी सिस्टम। यही डिफरेंस इसके अंदर बताया हुआ है। देखोगे, in the rest of the cases the dominance of the one party was ensured by the comprising democracy. In some countries like the China, Cuba and Syria, the constitution permits only a single party to rule the country, कि constitution ही हमारे पास में सिर्फ एक पार्टी को चांसेस दे रहे हैं कि भाई सिर्फ आप ही पार्टी में रहिए। Some other like the Myanmar, Belarus, Egypt and the Eritrea are effectively one party states due to legal and military measures. वहां पे मिलिट्री की वजह से एक ही पार्टी पावर में रह जा रही है। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one party dominant states. ठीक है, आपको समझ में आ गया है वन पार्टी डोमिनेंस जो हमारे पास में कांग्रेस का रहा है और जो दूसरी कंट्रीज में हमारे पास में एक पावर का एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये क्लियर हो गया। इस पेज के अंदर मेनली वही डिस्कस कर रखा है। अब देखो, अब हम यहाँ पे रीजन डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों कांग्रेस की जो डोमिनेंस है वो थ्री जनरल इलेक्शंस तक हमें देखने को मिल रही है, मतलब इतने लंबे टाइम तक हमारे पास में कांग्रेस जो है वो डोमिनेंस में क्यों रही है। स्टार्टिंग में हमने मतलब देखा है कि कांग्रेस की डोमिनेंस का जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। हमने उसके अंदर देखा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर हमारे पास में बेशक से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, 16 सीट्स मिली है, लेकिन हमारे पास में मेजोरिटी सीट्स किसको गई है, कांग्रेस को गई है। इसी तरीके से हमने सेकंड जनरल इलेक्शन के अंदर देखा कि सिर्फ केरला को छोड़ के बाकी सारी भी जितनी स्टेट्स हैं और सेंट्रल लेवल पे हमारे पास में किसने गवर्नमेंट बनाई है, कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, आगे हम इसके अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, कि जो हमारे पास में फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो कांग्रेस बनी थी जिसने हमें आजादी दिलाई है ब्रिटिशर से, उस लेगेसी को चलते चलते आ रही है। मतलब कांग्रेस, उसके सहारे हमारे पास में काफी सारे रीजंस रहे हैं। Congress was seen as a inheritor of the national movement, and many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting elections as the Congress candidates. जिन लोगों की वजह से हमें हमारे पास में फ्रीडम मिली थी वही आज के टाइम पे हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं, वही इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग जिन्होंने हमें ब्रिटिशर से आजादी दिलवाई है, लोगों के सेंटिमेंट्स होंगे ना कि भाई इस बंदे ने इतना ज्यादा काम किया है, तो वो ऑब्वियसली कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही तो एक टाइप से कांग्रेस हमारे पास में मेन लीड के अंदर रही थी जब हमारे पास में क्या हुआ, हमें आजादी मिली। समझ रहे हैं इस चीज को, तो लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े थे कांग्रेस से।
द कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। दूसरी हमारे पास में कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर था वो वेल ऑर्गेनाइज था, एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रेटेजी। अगर दूसरी पार्टीज हमारे पास में कोई और स्ट्रेटेजी की सोचते, इससे पहले ही कांग्रेस की लेगेसी इस टाइप से चलती आ रही है। कांग्रेस के पास हमारे पास में इतने ज्यादा लीडर्स हैं, कांग्रेस का ऑर्गेनाइज पैटर्न जो है वो उसको हमारे पास में क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारे पास में कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे, ठीक है, गवर्नमेंट बनाए मेजोरिटी में। आगे चलते हैं हम। had already started its campaigning। नेक्स्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे अभी, देखो, Thus the Congress had the first of all the blocks advantages। मतलब हमारे पास में फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स, क्योंकि वही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, वही इंडिपेंडेंस के टाइम से चलती आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास में मेजोरिटी रोल प्ले हो रहा है। उसकी वजह से बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैड नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री एज वी हैड सीन इन द मैप्स, बट ऑल्सो हैड एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। कि लोकल लेवल तक भी हमारे पास में कांग्रेस का क्या रहा है, लोकल लीडर्स को उन्होंने उठाया है। जो हमारे पास में अगर मान लो कि किसी एक लोकल लीडर हमारे पास में कांग्रेस का पार्ट बन रहा है, तो जो वहां की एस्पिरेशंस है, जो लोग वहां डिमांड कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के अंदर रख रहा है। उनकी अगर अगर लोगों की डिमांड फुलफिल होगी, तो वो ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है वो पावर के अंदर रहे। इसी वजह से हमारे पास में कांग्रेस ने 3 जनरल इलेक्शन तक अपनी डोमिनेंस रखी है, ठीक है। ये हमारे पास में रीजन हो गए। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स देखे हमने, कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी रही है, कांग्रेस का जो इंडिपेंडेंस के टाइम से जो लेगेसी चलती आ रही है कांग्रेस की, हमारे पास में लोकल लीडर्स को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया है, लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे उसका फायदा उठाया है। और जब तक कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलती, उससे पहले ही कांग्रेस के पास हमारे पास में इतनी एडवांटेज पे वो चल रही है, तो इसीलिए उन्होंने क्या यूज किया ये वर्ड, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। ये फर्स्ट रही है हमेशा। आगे हम क्या देखेंगे, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, कांग्रेस एज द सोशल एंड द आइडियोलॉजिकल कोलिशन। ये आपका हमारे पास में 6 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है भाई, कि कांग्रेस को कैसे हम ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन रहा है, कि कांग्रेस ने जो हमारे पास में कोलिशन सिस्टम कैसे चला के चलाया और कैसे बना के चलाया है, और इतनी सारी आइडियोलॉजीज को कांग्रेस ने सस्टेन कैसे किया है। देखिए, कांग्रेस जब शुरू हुई थी 1885 के अंदर, जब ये सिर्फ एक एलीट ग्रुप होता था, जो हमारे पास में जिन लोगों के पास ज्यादा धन है, जिन लोगों की हमारे पास में पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ यही कांग्रेस का पार्ट थे जब 1885 के अंदर कांग्रेस शुरू हुई। जैसे ही कांग्रेस ने हमारे पास में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आई, हमारे पास में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेके आई, जितने भी हमारे पास में इलाहाबाद स्ट्राइक किए, मतलब गांधी जी के आने के बाद, मतलब जितने भी इंडिपेंडेंस के प्री इंडिपेंडेंस इरा में जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं, हर मूवमेंट के बाद कांग्रेस ने क्या किया है कि मासेस को हमारे पास में क्या किया है, मासेस को जोड़ना शुरू कर दिया। कि मान लो लोगों के लिए कोई मूवमेंट किया, मतलब लड़कियों के लिए अगर हमारे पास में कोई मूवमेंट किया है, लेडीज के लिए मूवमेंट किया है, तो ऑब्वियसली उसके बाद में हमारे पास में जो भी हमारे पास में लीडर्स रही हैं उस टाइम पे, वो कांग्रेस का पार्ट बन गई है। उसके बाद उन्होंने अगर वर्कर्स के लिए कोई मूवमेंट किया है, तो उस टाइम पे जो वर्कर्स रहे हैं, जो इतना हमारे पास में मास लेवल पे जो जनसंख्या उस टाइम पे पॉपुलेशन वर्कर्स की थी, वो कांग्रेस का पार्ट बन गए। तो हम क्या देखते आ रहे हैं कि हर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, हर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, हर हमारे पास में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस इरा में, हर मूवमेंट के बाद वो किसका पार्ट बन गए हैं, वो कांग्रेस का पार्ट बन गए हैं। तो अभी आज के टाइम पे आप देखो ना कि भाई 1947 हमारे पास में 1950 आ गया है, और कांग्रेस के पास इतनी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, इतने मास लेवल पे लोगों का हमारे पास में सपोर्ट है, इतने लोकल लीडर्स को कांग्रेस ने उठा के हमारे अंदर अंदर लगा रखा है कि भाई आप उसका पार्ट बनिए, कांग्रेस का पार्ट बनिए। तो हमें क्या देखेंगे अभी, Thus the Congress began as a party dominated by the English speaking, ठीक है। उसके बाद में अपर कास्ट एंड द अपर मिडिल क्लास अर्बन एलिट, स्टार्ट कैसे हुई थी, ये अर्बन एलिट से शुरू हुई थी। उसके बाद में बट विच एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज लॉन्च इट्स सोशल बेस वाइडेंड। जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किए हैं, उसके बाद में जो सोशल जो बैकअप था ना कांग्रेस का, जितने लोग कांग्रेस के अंदर जुड़े हुए थे, उनका लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। उनका जो हमारे पास में क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों ही, इट बोट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स, जितने भी अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं उसको कांग्रेस के अंदर पार्ट बने हैं, हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। पीजेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अर्बन ड्वेलर्स हो गए, विलेजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ओनर्स हो गए, मिडिल लोअर और अपर क्लासेस होगी, कास्ट होगी, फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस, कि वो सारे किसका पार्ट बन गए, कांग्रेस का पार्ट बन गए। ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप आल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड द अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स। कि स्टार्टिंग में जहां शुरू हुई थी, जहां पे अर्बन एलिट्स कांग्रेस का पार्ट थे, जैसे ही कांग्रेस हमारे पास में आगे बढ़ती है,
जो भी हमारे पास में लोअर सेक्शन से लोग थे, जो मिडिल क्लास की फैमिली के जो लोग थे, जो हमारे पास में पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हमारे पास में लेडीज ग्रुप था, जो हमारे पास में एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्या बन गए हैं, वो कांग्रेस का पार्ट बन गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपना मास लेवल पे अपना दबदबा दिखाया है और इसकी वजह से ही कांग्रेस की डोमिनेंस बनी है और वो 3 जनरल इलेक्शन तक मतलब बिना किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का अपोजिशन फेस करे वो पार्टी के अंदर रही है, मतलब गवर्नमेंट बनाई है उसने। आगे क्या है हमारे पास में, आगे देखो, द कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। कि कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि अगर किसी अपोजिशन जिसके व्यूज जो है वो कांग्रेस के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो भी कांग्रेस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बात रखने के लिए। It take part in the national movement in the pre-independence days. Many organizations and the parties with their own constitution and the organizational structure were allowed to exist within the Congress. कि कांग्रेस ने हमारे पास में आप देखोगे, कांग्रेस ने जो ड्यूअल मेंबरशिप है ना वो 1948 के अंदर कैंसिल की है। उससे पहले 1948 से पहले अगर कोई बंदा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे पास में कैंडिडेट है या फिर उसके व्यूज जो है वो कांग्रेस के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो भी कांग्रेस के अंदर रह सकता है। कांग्रेस ने ये सिस्टम अपना जो कांग्रेस का खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये चीज मेंशन करके चले थे वो, अगर आपका कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है, अगर आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे पास में कैंडिडेट भी हो तो भी आप कांग्रेस के अंदर आपको जगह मिलेगी। लेकिन ये चीज कांग्रेस ने कब खत्म की, 1948 के अंदर खत्म की। उसके बाद ही हमारे पास में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी निकल के आई थी, क्योंकि उन्होंने ड्यूअल मेंबरशिप को खत्म कर दिया था। वो हम जब सोशलिस्ट पार्टी को पढ़ेंगे वो अच्छे से देखेंगे। अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आ गया है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो क्यों रहा है, जो लेगेसी कांग्रेस ने लेके चली है, जो हमारे पास में मास लेवल पे लोगों का जो सपोर्ट लेके चली है, और उस टाइम पे जो हमारे पास में जितने भी सेक्शन के लोग थे, जितने भी सेक्शन के लोग मतलब क्या है, जो भी हमारे पास में वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हमारे पास में स्टूडेंट्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो भी हमारे पास में लेडीज ग्रुप था, जो भी हमारे पास में इन्वायरमेंटलिस्ट थे, तो ये सभी किसका पार्ट बन गए हैं, कांग्रेस का पार्ट बन गए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कि हमें हमें अगर हमारी कोई बात रखनी होगी ब्रिटिशर्स के सामने तो हम कांग्रेस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। आगे आपको ये बात समझ में, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में दे रखा है, ये हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे जो भी पार्टीज रही हैं। आगे देखिए, देखो, टॉलरेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। देखो फैक्शंस वर्ड इन्होंने किसके लिए यूज किया है, मेनली फैक्शंस होते हैं ग्रुप्स विद इन द पार्टीज, ग्रुप्स विद इन द पार्टी, उसे हम फैक्शन बोलते हैं। कि हमने अभी देखा कि कांग्रेस ने क्या अलो कर रखा है कि अगर आपके कांग्रेस से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं, अगर आप अपोजिशन में भी हो, अगर कांग्रेस का आपसे किसी तरीके का आप समर्थन करना चाहते हो, कांग्रेस को एज ए प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम देखने को मिला है ना कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग जो है हमारे पास में रह रही हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो हमारे पास में, जैसे हमने देखा कि सोशलिस्ट पार्टी जो है 1948 के बाद बाहर निकल के आई है, तो जो भी अलग अलग फैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कंट्री के अंदर, वो कांग्रेस को अपना क्या मानता है, हिस्सा मानता है, वो कांग्रेस का पार्ट बनना चाहते हैं। देखो, दिस कोलेशन लाइक द कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। इस जो हमारे पास में कांग्रेस ने इतना ज्यादा कोलेशन सिस्टम जो बना रखा है, इतनी सारी आइडियोलॉजी के लोगों को कांग्रेस ने अपना पार्ट बना रखा है, तो इसकी वजह से कांग्रेस क्या है, एक स्ट्रेंथ मिली है कांग्रेस को, accommodates all those who join it. Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance of almost all leaders, compromise and inclusive और put the opposition in the difficulty. इसका पार्ट हमारे पास में इसकी क्या रीजन रहे हैं कि भाई इसी रीजन की वजह से इतना सारा आइडियोलॉजिकल बेस हमारे पास में कांग्रेस का पार्ट रहा है। सेकेंडली, इन अ पार्टी that has the nature of a coalition, there is a greater tolerance of the internal differences and the ambitions of the various groups and the leaders the accommodated। जो भी लीडर्स कांग्रेस ने अकोमोडेट कर रखे हैं खुद के अंदर, वो उतनी टॉलरेंस है कि अगर उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो उसको बर्दाश्त कर सकती है, वो उसको एज अ क्या बोलते हैं हम इसे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म,
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हम देखेंगे कि अगर मान लो कि हमारे ग्रुप के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो अपोजिशन से बिलोंग कर रहा है, अगर वो हमारे ग्रुप का पार्ट बन रहा है, तो ऑब्वियसली जो उसके व्यूज हैं हम उनको लेके चल सकते हैं। जैसे अभी देखोगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से निकल के आई, तो उसकी वजह से कांग्रेस ने क्या किया, फिर हमारे पास में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो सोशलिस्ट वर्ड अपने प्रेम्बल के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, उन्हें लगा कि भाई सोशलिस्ट है, कांग्रेस एक सोशलिस्ट पार्टी है, वो दिखाने के लिए उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड ही प्रीएम्बल के अंदर ऐड कर दिया। तो जो अपोजिशन के जो व्यूज है ना, हम उसको एज अ कंस्ट्रक्टिव वे से भी तो लेके चल सकते हैं कि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज बोलना चाहती हैं कि भाई कांग्रेस ये नहीं कर रही, कांग्रेस वो नहीं कर रही, अगर वही ग्रुप कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उनसे इंस्पिरेशन लेके चल सकते हैं कि हाँ भाई, एक अगर आपको सर्वाइव करना है तो जो अपोजिशन के व्यूज हैं आपको उनको काउंटर करके चलना पड़ेगा। अगर मान लो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से ये कह के निकली है कि भाई कांग्रेस तो सोशलिस्ट पार्टी नहीं है, हमारे पास में लोगों का भला नहीं कर रही है, ये तो इंडस्ट्रीज के प्रो है, तो उसका उस बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, सोशलिस्ट वर्ड को ही प्रीएम्बल में ऐड कर दिया। होगा ना काउंटर। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि जो हमारे पास में जो अपोजिशन के व्यूज हैं उनको अच्छे से समझना, उनको साथ लेके चलना, उनसे जो हम सीख सकते हैं वो हम सीखें और अपनी पार्टी के अंदर उसको क्या कहें, स्ट्रेंथन करें। ऐसे आगे हम देखेंगे। अभी सेकेंडली हमने देख लिया, इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ अ कोलिशन देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ द इंटरनल डिफरेंसेस। की है कांग्रेस क्या कर रही है, टॉलरेट कर रही है जो उसके अंदर इंटरनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रही है। अब देखोगे, दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। ये ग्रुप्स जो उसके अंदर हमारे पास में किसका पार्ट बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पार्ट बन रहे हैं ये ग्रुप्स, उसे हम क्या बोला है, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, फैक्शंस। तो ग्रुप्स विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज फैक्शन। ये आप डेफिनेशन याद रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे भारतीय जनसंघ के बारे में दे रखा है इन्होंने। अब देखो, most of the state units of the congress were made up of the numerous factions. The factions took different ideological position, making the congress appear as a grand coalition, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। ठीक है, जिसके रीजन की वजह से कांग्रेस के अंदर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, इतने सारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतने सारे आइडियोलॉजिकल बैकअप कांग्रेस ने कर रखा है, इतने मास लेवल पे जितने सेक्शन के लोग हो सकते हैं, हमने देखा पीजेंट्स को, वर्कर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वायरमेंटलिस्ट को, इनको कांग्रेस जो है साथ लेके चल रही है। इसीलिए कांग्रेस को क्या बोला है, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी, कि जिसने जो भी अपोजिशन के व्यूज हैं उसके अंदर इतनी टॉलरेंस रखी है कि वो दूसरी पार्टीज की अपोजिशन व्यूज को भी अच्छे से कंटेन करके चल रही है। इन रीजंस की वजह से क्या बोला है कांग्रेस को, एज अ ग्रेट सेंट्रिस्ट पार्टी। आगे हम देखेंगे, indirectly influenced policy and decision making from the margins. They were far removed from the actual experience of the authority. They were not alternatives to the ruling party. Instead, they constantly pressurized and criticized, censored and influenced the Congress. ठीक है, कि जो बंदे जो थोड़ा सा अपोजिशन का व्यू रखते थे कांग्रेस के अंदर, वो रह के कांग्रेस को ये बता रहे थे कि आपको इस ग्रुप के साथ, इस ग्रुप को भी साथ लेके चलना है, आपको इस तरीके से पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए कि हम मास लेवल पे लोगों को कवर अप कर सके। मतलब हमारा जो अपोजिशन का जो व्यू है उसको कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव वे से लेके चल रही थी कि अगर सामने वाले बंदे को किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको ठीक करके चले, ताकि कांग्रेस का हमारे पास में बैकअप जो है वो बना रहे, कोई भी कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के ना जाए। अब देखिए, इन द सेंस द फर्स्ट डेकेड ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन ऑफ द कांग्रेस एक्टेड बोथ एज द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द अपोजिशन। ये वर्ड देखो, इस लाइन को दोबारा पढ़ो। In the first decades of the electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition। कि हमारे पास में फर्स्ट डेकेड के अंदर कांग्रेस ने रूलिंग पार्टी का काम भी किया है और अपोजिशन का काम भी किया है। क्यों अपोजिशन का काम किया है, क्योंकि हमने देख लिया कि जो फैक्शन कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे वो कांग्रेस को ये गाइड कर रहे थे कि भाई आपको ये चीज भी साथ लेके चलनी है, आपको ये चीज भी काउंटर करनी है। तो वो एक अपोजिशन का काम भी कर रहे हैं और कांग्रेस रूलिंग पार्टी का भी काम कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस की डोमिनेंस बनी रही है। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, आपको सब कुछ एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करके चलोगे तो सारी चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, कि कैसे हम ये देखेंगे कि दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं वो हमारे पास में पिक्चर में आई हैं और कौन कौन सी अपोजिशन पार्टीज आई हैं। देखो, even then India had a large number of diverse and the vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. Some of these had came into being even before the first general election। कि कुछ जो पार्टीज हैं वो 1952 के जनरल इलेक्शन से पहले ही पिक्चर के अंदर है। जैसे हम देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
जो हमारे पास में 1934 के अंदर बनी थी, उसके बाद में अपना पॉलिटिकल बैकअप उन्होंने चेंज किया, ये हम पढ़ेंगे। तो मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस होने के बाद पिक्चर के अंदर आई हैं, वो उससे पहले ही है, 1952 से पहले ही है वो। 60s and 70s, the roots of almost all the non-Congress parties today can be traced to one of the other of the opposition parties in the 1950s। कि जैसे अभी बीजेपी पावर के अंदर है, बीजेपी को हम रूट कब किससे ट्रेस करते हैं? भारतीय जनसंघ से, जो कब बनाया हमारे पास में 1951 के अंदर। तो जो भी आज के टाइम पे अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका रूट हम किस में ट्रेस कर सकते हैं? जो उस टाइम पे अपोजिशन पार्टीज रही थी 1950s और 60s के डेकेड में जो बनी थी। ठीक है, आगे देखिए। All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during the period। आप देखोगे, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपोजिशन पार्टीज जो सिर्फ ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किसी लिए बोला है, क्योंकि जिस लेवल पे कांग्रेस को सीट्स मिल रही थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, सेकंड जनरल इलेक्शन में और थर्ड जनरल इलेक्शन में, उस लेवल पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको सीट्स नहीं मिली है। जैसे हम देखेंगे, भारतीय जनसंघ को पहले 3 सीट्स मिली है, फिर 4 सीट्स मिली है, जबकि हमने देखा कि भाई कांग्रेस को तो कितने कितने मास लेवल पे सीट्स मिल रही है, 350 प्लस प्लस मिल रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मतलब उनको जिस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है टोकन रिप्रेजेंटेशन, कि gaining only a token representation in the Lok Sabha and the state assemblies during this period, yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system। सिर्फ उनका इतना ही बस, वो बहुत ही कम रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत ही कम सीट्स अपोजिशन पार्टीज को मिल रही है, फिर भी वो क्या कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रही है कि कैसे हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे हम कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो अपोजिशन पार्टीज जो कहेंगी, जिस तरीके से अगर वो कोई हमारे पास में पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, या फिर वो ये बताना चाह रही है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वो इस यहाँ के लोगों को साथ लेके नहीं चल रही है, तो वो कांग्रेस ने एज उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज जो रोल प्ले कर रही है, मतलब जो वो बता रही है, जो हमारे पास में जो ड्रॉबैक्स कांग्रेस की जो वो कंप्लीट कर रही है कि भाई आपको ये चीज ठीक करनी चाहिए, उसकी वजह से कंट्री के अंदर क्या रहा है? डेमोक्रेसी रही है। ठीक है, दिस kept the ruling party under check and often challenged the balance of the power within the Congress। जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या कर रही है? चेक एंड बैलेंसेस का काम कर रही है कांग्रेस के लिए। by keeping democratic political alternatives alive, these parties prevented the resentment with the system from turning anti democratic। इन अपोजिशन पार्टीज की वजह से, मतलब जैसे ही उन्हें लगा, देखो एक एग्जांपल हम डिस्कस करके चलते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद में जो हमारे पास में 1977 के अंदर जो इलेक्शन हुए, उसके बाद में फिर कांग्रेस नहीं आई ना। तो हम क्या देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है वो एंटी डेमोक्रेटिक मेजर्स ना अपनाने लग जाए, वो रोल भी तो कहाँ कौन प्ले कर रहा है? अपोजिशन पार्टी ही कह रही है कि भाई अगर आप एंटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को यूज करोगे तो आपको पावर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं, लोग जिन्हें इलेक्ट करेंगे वही हमारे पास में गवर्नमेंट बनाएंगे। तो कंट्री को एंटी डेमोक्रेटिक कन्वर्ट ना होने में कौन बचा रहा है? जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो लोगों को बता रही है कि भाई ये काम रूलिंग पार्टी नहीं कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये हम क्या देख रहे हैं? अपोजिशन पार्टीज ने जो रोल प्ले किया है। ठीक है, in the early years there was a lot of the mutual respect between the leaders of the congress and those of the opposition। हमने देखा कि उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी थी वो और जो अपोजिशन के लीडर्स थे, वो आपस में बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जैसे हमने देखा कि भाई जेपी नारायण बेशक अपोजिशन के हैं, लेकिन फिर भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारे पास में उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उन्हें पार्ट बनने के लिए ऑफर भी किया गया है गवर्नमेंट का। The interim government that ruled the country after the decision of the independence, the first general election included opposition leaders। अपोजिशन के लीडर्स भी हमारे पास में क्या थे? रूलिंग गवर्नमेंट का पार्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे पास में जिन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बनाया है? भारतीय जनसंघ को बनाया है। वो भी हमारे पास में कांग्रेस का पार्ट रह गए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेशक से टोकन रिप्रेजेंटेशन है अपोजिशन पार्टीज की, बेशक से उनको कम सीट्स मिल रही हैं, लेकिन जो रोल वो प्ले कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर अपोजिशन पार्टीज को ये बताने में कि आपको यहाँ पे ड्रॉबैक्स नहीं रखनी है, या फिर जैसे सोशलिस्ट का एग्जांपल हमने देखा था, तो उस टाइप से उनके इस रोल की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इसको एंटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनाने से रूलिंग पार्टी को रोक रही है। मतलब इन रीजंस की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज जरूरी है। वो गवर्नमेंट को चेक्स एंड बैलेंस में रखती है, वो उन्हें मॉनिटर करके चलती है कि जो रूलिंग पार्टी करना चाह रही है। ठीक है, ये हमारे पास में किसका रोल रहेगा? अपोजिशन पार्टीज का रोल रहेगा। आगे हम देखेंगे, द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड बाय द कांग्रेस इनेबल्ड इट
टू अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शंस, ग्रुप्स एंड द इंटरेस्ट, मेकिंग इट अ ब्रॉड बेस्ड सोशल। जो हमारे पास में कांग्रेस का जिस टाइप से लेगेसी रही है प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, उसके बाद भी कांग्रेस ने जो अपोजिशन के व्यूज हैं, जो फैक्शंस हैं, उसको कांग्रेस का पार्ट रखा है। और जिस लेवल पे मास लेवल पे लोगों का हमारे पास में एक टाइप से क्या रहा है, उनने कंट्रीब्यूट किया है कांग्रेस को। इन रीजंस की वजह से हम क्या बोलते हैं कि कांग्रेस की डोमिनेंस रही है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस तक। ठीक है, आगे देखो, द की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट हेड स्टार्ट ओवर एज द एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड द ऑल एस्पिरेंट्स फॉर द पॉलिटिकल पावर स्टेडली डिक्लाइन एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। जैसे ही हम देखते हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है, मतलब जो एंटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जब कांग्रेस ने अपनाया है, जो एक दो चीज उन्होंने ऐसी की है कि जो लोगों ने हमारे पास में जिसकी परमिशन नहीं दिया, लोगों को लगा है कि ये गलत मेजर्स हैं, तो इसी तरीके से फिर हम क्या देखते हैं कि फिर अपोजिशन पार्टीज रोल में आती हैं। 1977 के अंदर हमारे पास में गवर्नमेंट बनती है। उसके बाद में जो इरा हम कोलिशन पॉलिटिक्स का देखते हैं, उसके बाद में फिर कांग्रेस 2004 में फिर उभर के आ रही है। उसके बाद में फिर हम देख रहे हैं कि भाई 2014 के बाद बीजेपी पावर के अंदर रह रही है। मतलब यही होता है हमारे पास में इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम इस टाइप से है, जो पार्टी गवर्नमेंट के अंदर रह रही है, अगर वो अच्छे से काम कर रही है तो लोग हैं उसको दोबारा इलेक्ट कर रहे हैं। जो अगर उन्हें लग रहा है कि इसके अंदर ये हमारे पास में फॉल्ट्स हैं, हमें दूसरी अपोजिशन पार्टी को हमारे पास में एक मौका देना चाहिए, तो वो लोग उसकी तरफ वोट कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी डेमोक्रेसी है, इस तरीके से लोगों का हमारे पास में सिस्टम रहा है कि वो जिसको चूज करना चाह रहे हैं उनका हमारे पास में मेजर रोल प्ले हो रहा है कंट्री के अंदर। अभी हम देख लेते हैं जो हमारे पास में अपोजिशन पार्टीज रही थी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अभी। जो बॉक्सेस के अंदर अभी आप देखोगे कि जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इन्होंने बता रखा है, जो हमारे पास में मेन वो पार्ट रही है। ये थोड़ा सा आप याद रखोगे कि ये हमारे पास में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एक ब्रीफ नोट लिखो इस लीडर के ऊपर, तो ये इसका पार्ट बन सकता है। थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं। जैसे देखोगे, लीडर्स ऑफ द हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, मिनिस्टर ऑफ नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइन्ड इन 1950 ड्यू टू द डिफरेंसेस ओवर द रिलेशन विद द पाकिस्तान। ठीक है, भारतीय जनसंघ हमारे पास में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारतीय जनसंघ कि भारतीय जनसंघ की किस टाइप की आइडियोलॉजी रही है, जनसंघ की जिससे बीजेपी निकल के आ रही है हमारे पास में। उनका हमारे पास में एक तो सिंबल याद रखोगे, जो उनका जो दीपक दीपक जो हमारे पास में जो दिया है वो उनका सिंबल रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसकी भारतीय जनसंघ का कहना क्या था कि अखंड भारत की इन्होंने बात की थी उस टाइम पे कि पाकिस्तान को भी इंडिया का पार्ट बना दो और एक इंडिया हमारे पास में क्या होना चाहिए, अखंड भारत। अखंड भारत की इन्होंने बात की थी। दूसरी भारतीय जनसंघ ने क्या बात की थी कि पूरी कंट्री के अंदर वन कंट्री वन कल्चर, वन कंट्री वन कल्चर की उन्होंने बात की थी। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे व्यूज रहे हैं। अखंड भारत की बात की है, वन कंट्री वन कल्चर की बात की है। उसके बाद में देखोगे, द फर्स्ट लोकसभा वाज अपोज टू इंडियाज पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी टू द जम्मू कश्मीर। इन्होंने जो आज के टाइम पे बीजेपी ने जैसे हमारे पास में आर्टिकल 370 को रिमूव किया है, तो ये भारतीय जनसंघ का हमारे पास में पहले से ही था कि भाई जम्मू कश्मीर को जो है वो एंटायरली इंडिया का पार्ट बना दो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखोगे कि जो किस टाइप की कौन सी आइडियोलॉजी रही है किस पॉलिटिकल पार्टी की। हमने देख लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ को बनाया था और उनकी कैसी आइडियोलॉजी रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लास्ट पे। अब जो पेजेस पे लास्ट पे रह गया है ना उसको कवर अप कर देंगे हम सब कुछ, ये हमने पढ़ लिया है। कार्टून का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आपको अलग से एक लेक्चर मिल जाएगा जिसके अंदर हम हर चैप्टर के कार्टून डिस्कस करेंगे। अभी देखो, भारतीय जनसंघ इन्होंने मेंशन भी कर रखा है 1951 के अंदर विद्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट इन्होंने बनाई थी। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि कैसे आइडियाज रहे हैं। द जनसंघ वाज डिफरेंशिएशन अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ द, जो उनके प्रोग्राम्स रहे थे उनका डिफरेंसेस इस तरीके से था। उन्होंने आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन की बात की है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में द पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान के साथ मिला के उन्होंने अखंड भारत की बात की है। द पार्टी वाज अ कंस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडियाज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात की है भारतीय जनसंघ ने। उसके बाद में इनको सीट्स का थोड़ा सा आप देख लोगे कि भी 3 सीट्स मिल रही है इनको लोकसभा के अंदर 1952 के अंदर, और 4 सीट्स कब मिल रही है 1957 के अंदर।
ठीक है। और उसके जो लीडर्स हैं, आप स्पेशली इन पे फोकस करोगे, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मोदक, द भारतीय जनता पार्टी इंक्लूड्स इट्स रूट इन द भारतीय जनसंघ, कि बीजेपी भारतीय जनसंघ से निकल के आ रही है, और ये दो लीडर्स किससे बिलोंग करते हैं हमारे पास में, भारतीय जनसंघ से बिलोंग करते हैं। आपके पास मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है कि ये लीडर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में चलते हैं भाई, ये हमारा हो गया है सारा टॉलरेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस हमारे पास में इसकी डेफिनेशन याद रखोगे, ग्रुप्स इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद में देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारे पास में देखो, फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्क मेनली within the India and for the Indian National Congress. As parting of the ways took place in the December 1941 के अंदर when the communists decided to support the British in their war against Nazi Germany. हमने देखा है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1941 से लेके 1945 तक। उस टाइम पे हमारी कांग्रेस क्या चाहती थी, जो उस टाइम पे कांग्रेस थी, वो चाहती थी कि हम ब्रिटिशर्स का साथ ना दे जो वो नाजीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या चाहती थी कि हम उनका साथ दें, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो गया कांग्रेस के अंदर और हमारे पास में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। ठीक है, ये टेंशन थोड़ा सा याद रखोगे आप। उसके बाद में इन्होंने क्या लिखा है, द कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वर क्रश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस, दिस फोर्स देम टू रीथिंक देयर पोजीशन। देखो आपको एक वर्ड याद रखना है, जो हमारे पास में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसकी आइडियोलॉजी रही है, सोशलिस्ट पार्टी की रही है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म कि हमें जो है सोशलिज्म वो रिवोल्यूशनरी मैनर में लेके आना है, वो किसकी आइडियोलॉजी रही है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की रही है। रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म किससे रिलेट कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी से। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किससे रिलेट कर रहा है, कि जो सोशल पार्टी हमारे पास में हमने देखा था उसके एग्जाम्पल में जो बनी थी। इसके लीडर्स आप याद रखोगे कि कौन कौन से लीडर रहे हैं, ए के गोपालन, एस ए डांगे, नंबूरी पद, पीसी जोशी, अजय घोष, ये हमारे पास में लीडर्स रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, ये किसके रिलेट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेट कर रहे हैं। जो हमारे पास में ये सेपरेशन हुआ है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ये सेपरेट हुए थे। और जो हमारे पास में ये लीडर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है भाई, जो हमारे पास में ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि किस लीडर के बारे में क्या लिखा हुआ है। और हमारे पास में क्या रहेगा इसका, जैसे बी आर अम्बेडकर के बारे में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एक बार हो सकता है कि कोई ब्रीफ व्यू लिखने पे आ जाए, ब्रीफ नोट लिखने पे आ जाए, तो ध्यान कर लेना। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934 के अंदर बन गई थी, लेकिन ये अलग से कब पार्ट बन रहे हैं, 1948 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ने ड्यूअल मेंबरशिप को खत्म कर दिया था। और कौन कौन से लीडर रिलेट कर रहे हैं, जो राम मनोहर लोहिया है, एस एम जोशी है, आचार्य नारायण नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण है, और जो हमारे पास में राष्ट्रीय जनता दल, ये तो जो पार्टीज का जो हमारे पास में डिफरेंस है ये आगे हम देख लेंगे। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में इन्होंने ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना। ये हमने देख लिया है कि कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। उसके बाद में कुछ नहीं है, मेनली हो गया है हमारा चैप्टर। इस पेज पे भी ऐसा कुछ नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो गया हमारा। चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर देखो क्या है कि जो हमारे पास में फर्स्ट जनरल इलेक्शन रहा है और जो सेकंड जनरल इलेक्शन रहा है, उसके अंदर क्या होता था कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, पोलिंग स्टेशंस पे एक बॉक्स रखा जाता था, उस बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर डालते थे लोग। मान लो कि दो कैंडिडेट्स का हमारे पास में, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है, तो बैलेट पेपर लेंगे लोग, और इस जिस पे सिंबल लिखा होगा इस कैंडिडेट का और इसके ऊपर इसके कैंडिडेट का सिंबल लिखा होगा, तो लोग देखेंगे कि भाई आपको किस कैंडिडेट को चूज करना है, और उसके अंदर बैलेट पेपर डाल देंगे, और फिर इनकी हमारे पास में काउंटिंग हो जाती थी, जिसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं वो जीत जाता था। ये कब तक हुआ है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में और सेकंड जनरल इलेक्शन में। उसके बाद आप देखोगे थर्ड जनरल इलेक्शन से 13th जनरल इलेक्शन तक, थर्ड जनरल इलेक्शन से 13th जनरल इलेक्शन तक क्या होता था कि एक हमारे पास में बैलेट पेपर होता था, जिसके ऊपर लोगों के नाम लिखे होते थे और लोगों का सिंबल लिखा होता था। ठीक है, जो कैंडिडेट्स इलेक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उसका हमारे पास में क्या होगा, सिंबल होगा और नाम होगा। लोग आएंगे, जिसको वो चूज करना चाहते हैं उस पर स्टैंप लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट के अंदर क्या करना है, दो बॉक्सेस होंगे, उसके अंदर बैलेट पेपर डालना है, जो हमारे पास में बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उससे जो बंदा निकल के आएगा वो जीत जाएगा। थर्ड से लेके 13th जनरल इलेक्शन तक हमारे पास में क्या हुआ है कि एक हमारे पास में ये है, इसके ऊपर लोगों के कैंडिडेट्स के हमारे पास में
सिंबल लिखे हुए हैं, नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर लोगों ने स्टैंप लगा के लानी है। इसके बाद 13th जनरल असेंबली के बाद हमारे पास में इलेक्शन की वोटिंग कैसे हुई है, सिस्टम हमारे पास में कैसा रहा है, ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, उससे कैंडिडेट्स को चूज किया जा रहा है, उससे जो बाहर हमारे पास में इलेक्ट होके आएगा उसको वो हमारे पास में क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेंशन कर रखा है, यहाँ से पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही है। ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है हमारा, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसी तरीके से हम हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हमारे पास में पोस्ट इंडिपेंडेंस के हैं उसके बाद में फिर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर का आपके पास हमने कॉम्प्रीहेंसिवली इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कांग्रेस की डोमिनेंस का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस इतने लंबे टाइम तक क्यों रहा है। उसके बाद में हमने देखा अपोजिशन पार्टीज ने क्या रोल प्ले किया है, टोकन रिप्रेजेंटेशन होने की चलते फिर भी अपोजिशन पार्टीज ने इतना मेजर रोल प्ले किया है इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद में जो भी हमारे पास में अपोजिशन पार्टीज थी, भारतीय जनसंघ को देख लिया हमने, सोशलिस्ट पार्टी को देख लिया, कम्युनिस्ट पार्टी को देख लिया, तो इसी टाइप से हम हमारे थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप अच्छे से जितना मैंने डिस्कस किया है आप उसको एक बार रिपीट मोड पे अगर आप उसको सुन सकते हो अच्छे से, मतलब इन चैप्टर्स को कवर कर लो, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, जो फैक्ट बेस्ड है मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए थे, मैंने इलेक्शंस का आपको बताया कि किस टाइम पे इलेक्शंस हुए हैं। इसी तरीके से जो फैक्ट बेस्ड के क्वेश्चंस है ना वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, थर्ड चैप्टर। आप तब तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।